Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on 2331 4444 2342 1050 and 2331 I am Vaibhav Jyotsna Srivastav, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर है मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, बात करेंगे प्रमुख शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। और शेयर बाजारों की बात हो तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत तेजी से गिरे हैं शेयर बाजार। और दिन शनिवार का है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं। आज के दिन आप ढेर सारे हमसे सवाल इकोनॉमी से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स हैं आपके लिए, 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 310 464। तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें, अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शिशिर सिन्हा मौजूद स्टूडियो में। शिशिर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। And now let's begin today's edition with the headlines in English. Yes, the headlines: snapping 2 weeks of gains, domestic benchmark indices plunged 2.6% this week. US markets nosedive for the second straight day, declining over 10% in 2 days. And experts warn of impending US recession. JP Morgan hikes forecast for global recession to 60%. लगातार 2 सप्ताह से बढ़ रहे घरेलू शेयर बाजारों में इस सप्ताह लगा ब्रेक। सेंसेक्स निफ्टी 2.5% से अधिक गिरे। अमेरिकी बाजारों में 2 दिनों में 10% से अधिक की गिरावट। और विशेषज्ञों ने अमेरिकी मंदी की जताई आशंका। जेपी मॉर्गन ने वैश्विक मंदी की आशंका का प्रतिशत बढ़ाकर 60 किया। अमेरिका को सर्दी होती है और छींकने पूरा विश्व लगता है, खास करके अगर शेयर बाजारों की बात हो। और इस समय तो अमेरिका ही खबरों में छाया हुआ है, क्योंकि ट्रंप और टैरिफ ये दोनों इस कदर पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर हावी हैं कि धड़ाम हो रहे हैं शेयर बाजार। और जाहिर सी बात है कि अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है तो भारत कोई अलग स्थिति में नहीं है। लगातार 2 सप्ताह सेंसेक्स निफ्टी बढ़ा है, लेकिन इस सप्ताह ट्रंप टैरिफ की वजह से इसमें भारी गिरावट आई है। 2.5% से अधिक की गिरावट रही है। पूरे सप्ताह के दौरान सेंसेक्स में 2050 अंक की गिरावट रही है। 75,365 पर पहुंच गया सेंसेक्स, जबकि निफ्टी में भी 615 अंक की गिरावट रही और ये 22,904 पर रहा। मिड कैप 2.5% गिरा है, जबकि स्मॉल कैप में 1.6% की गिरावट रही है। और साथ ही रुपए के फ्रंट पर थोड़ी सी बेहतर खबर है, क्योंकि रुपया पूरे सप्ताह के दौरान 23 पैसे मजबूत हुआ है और $1 की कीमत जो है वो 85 रुपए 23 पैसे रही है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे बहुत ही बेहद रेगुलर लिसनर हैं योगेश। योगेश जी, आप सवाल पूछ लें अपना पहला। जी, आप सभी को नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि कभी कभी हम लोग सुनते हैं आजकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से कि एक गुड लोन और बैड लोन, लोन्स को 2 तरह की कैटेगरी में बांट दिया जाता है। तो कैसे रिटेल निवेशक डिसाइड करे कि क्या गुड लोन है और क्या बैड लोन है? गुड लो और गुड लोन। लोन ओके। लोन का जो देखिए, कर्ज के मामले में 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि आप किस ब्याज दर पर आपको कर्ज मिल रहा है, एक। दूसरा यह है कि जो कर्ज लिया गया है उसका भुगतान समय पर हो रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग एक शब्द यूज करते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, और उसके बाद हम लोग यूज करते हैं राइट ऑफ। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट की शुरुआत कहां से होती है? बैड लोन से होती है। और बैड लोन क्या है? बैड लोन यह है कि अगर आपने 3 किस्तें एक साथ नहीं चुकाई है तो वो आपका बैड लोन हो जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, फंसा हुआ कर्ज। यानी कि वो अभी कर्ज आएगा या नहीं आएगा उस पर संदेह है, लेकिन फंस जाता है। और उसी के बाद 4 साल तक उसके लिए जो प्रोविजनिंग कर दिया जाता है, तो वो हम लोग उसको फिर हम कहते हैं कि वो राइट ऑफ में, यानी कि बट्टे खाते में चला गया। और बट्टे खाते का शब्द जो है वो राजनीतिक तौर पर बड़ा ही एक कहे कि बहस का मुद्दा बन जाता है, तो खैर वो चर्चा अलग है।
एक गुड लोन यानी कि एक अच्छे कस्टमर की पहचान ये है कि वो किस तरीके से लोन लेने के बाद उसको समय पर चुका पाता है, उसकी अदायगी समय पर कर पाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे जो कर्जदार होते हैं उनके कर्ज चुकाने की प्रवृत्ति यानी कि वहां पर गुड लोन ज्यादा होते हैं। बड़े कर्जदार जो होते हैं उनमें बैड लोन की टेंडेंसी यानी कि वहां पर कर्ज फंसने की जो आशंका है वो ज्यादा होती है। बिल्कुल। और वो आते हैं ट्रंप टैरिफ के, क्या आकलन लग रहा है आपका? पूरी दुनिया के शेयर बाजार धड़ाम हुए हैं। अमेरिकी बाजार तो 10% से ज्यादा गिर गए, चाहे वो नैस्डैक की बात करें, S&P 500 की बात करें। बड़े यूरोपीय बाजारों में, एशियन मार्केट में भी बहुत गहरा झटका लगा है। हालांकि भारत फिर भी जितने झटके दूसरे देशों को लगे हैं शेयर मार्केट्स को, उतना नहीं है। लेकिन क्या स्थिति लग रही है आने वाले समय में? देखिए, आपने शुरुआत बड़ी अच्छी करी थी कि अमेरिका को जब छींक आती है तो पूरी दुनिया के बाजारों को बुखार लग जाता है। हम लोग अभी एक और बाजार को नजरअंदाज करें, वो है यूरोप। यूरोप में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर एक तरीके से मंदी की सुगबुगाहट काफी तेज हो चुकी है। जैसे अभी अमेरिका के लिए तो जेपी मॉर्गन ने जो कहा वो टैरिफ के बाद कहा, क्योंकि देखिए अमेरिका में क्या होगा कि अगर आप टैरिफ बढ़ाते हैं यानी कि जो सामान आपके यहां आ रहा है वो महंगा आएगा, तो जाहिर सी बात है उसके उपभोग पर असर पड़ेगा। और वहां पर दूसरी तरफ आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारी तादाद में जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको निकाला जा रहा है। तो यानी कि वहां पर उद्योग धंधे को चलाने के लिए भी जो आपको कामगार चाहिए नहीं होगा। तो अमेरिका की एक स्थिति तो ये है। दूसरी तरफ यूरोप में मंदी की सुगबुगाहट है। और तीसरी तरफ अगर आप देखें कि रिटेलिएटरी टैरिफ यानी कि हमारे ऊपर आप लगाएंगे, हम आपके ऊपर लगाएंगे। और चीन ने इसकी शुरुआत कर दी 34% का जो उसने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया है। इन सब का जो निचोड़ अगर हम निकाले तो वो ये है कि वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है। और यूरोप और अमेरिका जो बड़े बाजार हैं वहां पर अनिश्चितता बढ़ गई है। तो शेयर बाजार उससे अछूता रहे हो ही नहीं सकता है। और जो जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, चाहे भारत की बात करें, ब्राजील की बात करें, रूस की बात करें, इन देशों में स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि जो पैसा वहां के निवेशकों ने यूरोप के या अमेरिका के लगा रखे हैं वो निकालेंगे। थोड़ी देर में शिशिर के साथ बात करेंगे शेयर मार्केट पर कि ये कैसा समय है खरीदने के लिए, बेचने के लिए या होल्ड करने के लिए, या बाजार सस्ता हुआ है तो और खरीद लें। रत्नाकर के पास चलने से पहले एक और सवाल, कई श्रोताओं के हमारे पास ईमेल्स के जरिए क्वेश्चंस वो भेजते हैं ये टैरिफ को लेकर कि टैरिफ दरअसल होता क्या है। और भारत जो है अमेरिका के साथ बात करें तो ट्रेड सरप्लस में है, यानी भारत जितना निर्यात करता है उससे कहीं कम आयात करता है। आप समझाएं थोड़ा। देखिए, टैरिफ का मतलब यानी कि सीमा शुल्क है। जो अमेरिका में सामान भेजते हैं हम, अभी वहां पर 10% लग रहा था, तो अब उसमें 26% और हो जाएगा, यानी कि वो 36% होगा। भारत का जो सामान, अगर सामान एक्स है, कोई बिस्किट है या कोई यूजेबल सामान है, तो अब तक अगर वहां पे 100 रुपए में बिक रहा था तो अब 126 रुपए में बिकेगा, क्योंकि 26% ओवर एंड अबव यानी कि जो लग रहा है उसके ऊपर और लग जाएगा। तो हमारे लिए जितनी परेशानी नहीं है उससे कहीं ज्यादा परेशानी अमेरिका की है। लेकिन वो कम खरीदना करेंगे, खरीदारी कम करेंगे तो वो हमारे ऊपर फिर वापस आएगा। तो पहले लेवल पे तो हम खुश हो सकते हैं कि भाई हमें सामान बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे लेवल पे परेशानी है कि सामान हमारा खरीदेगा कौन, क्योंकि वो महंगा हो चला है। डिमांड कम होगी। और यही वजह है कि जो आपने हेडलाइन जो पढ़ी थी कि अमेरिका में मंदी की जो प्रतिशत है उसको बढ़ाया गया, उसके पीछे वही है क्योंकि मांग अगर कम होती, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था जो है ना वो चलती है आपके वर्चुअस साइकिल पे। वर्चुअस साइकिल को हम लोग हिंदी में कहते हैं सुचक्र। सुचक्र का मतलब होता है कि एक अच्छे से दूसरा अच्छा होना। मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे। तो ये जो सुचक्र है वो बिगड़ेगा इस व्यवस्था की वजह से, जिसके असर हम जो है वो शेयर बाजारों और इसका डबल असर पड़ेगा, क्योंकि रिटेलिएटरी में अगर भारत ने या दूसरे देशों ने भी अमेरिकी उत्पादों पर लगा दिया तो उनके सामान की बिक्री दूसरे देशों में कम हो जाएगी, वहां मंदी की आशंका बिल्कुल। वहां हम दोनों तरफ से अभी शुरुआत की स्थिति जो होगी, वहां के आगे क्या होगा ये भी आपको सोचना है, क्योंकि हमारा निर्माण जो हम करते हैं वो केवल घरेलू बाजार के लिए नहीं करते हैं। हम अगर केवल ये सोच के चले कि हमारा इतना बड़ा देश है, सब कुछ यहां खपत हो जाएगा, आप गलतफहमी में हैं। तो अगर उन देशों में आपूर्ति व्यवस्था पे असर पड़ता है तो हमें भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। When I believe after listening to this wonderful discussion, Ratnakar definitely would have something in his questions to
We have our next caller from Kolhapur, Ratnakar. Welcome to the show. Please ask your question. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. हाँ, मेरा सवाल है ये टेरिफ के बारे में। टेरिफ वॉर जो चालू है, अमेरिका ने हर एक नेशन पर अलग अलग परसेंटेज में लगा है टेरिफ, तो उसमें क्या बेस है कि ऐसा ही जो दोस्त राष्ट्र है उनके लिए ज्यादा, उनके लिए कम और बाकी के लिए ज्यादा, ऐसा कुछ परिणाम है क्या? और दूसरा सवाल है कि ये जो अभी टेरिफ का इसमें शेयर नीचे आए हैं, तो अभी इसमें एंट्री करना नहीं तो परचेस करना ये उचित रहेगा? थैंक्स। रत्नाकर जी, पहला जो सवाल है उसमें आपको बता दें कि 60 देशों के लिए जो है वो उनके जो सीमा शुल्क हैं, और सीमा शुल्क की जो गणना की गई है उसमें नॉन टैरिफ बैरियर यानी कि वो शुल्क के अलावा बाकी भी चीजें हैं वो भी जोड़ी गई है। और उसके आधार पर भारत की तरफ से जैसे 54% का उन्होंने किया, तो 54 का आधा यानी कि 50% जो है वो हमारे ऊपर एक जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगा। अब 60 देश के अलावा जो है उनके लिए 10% है, यानी कि जो बेस टैरिफ है 10% है। इसलिए आपने एक सुना भी होगा कि अंटार्कटिका से भी जो वहां से सामान आएगा वहां पे 10% है, जबकि अंटार्कटिका में ज्यादातर जगहों पर कोई रहता ही नहीं है, सिवाय पेंगुइन को छोड़ दीजिए तो कोई नहीं रहता है। तो आप पेंगुइन से टैक्स लगाएंगे, ये एक अलग जो है वो मजाक का विषय बना हुआ है। लेकिन आपका सवाल का मूल जवाब ये है कि आकलन जो है वो किया गया है कि आप हमारे ऊपर कितना लगाते हैं, जिसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी यानी कि जो रकम ली जा रही है और हम जो अलग अलग मदद करते हैं निर्यातकों की, उन सबको जोड़ के किया गया है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या ये समय है बाजार में इंटर करने का, बाजार में जाने का, मेरी हमेशा से राय रही है कि जब कभी भी बाजार में गिरावट हो, खरीदने का एक मौका बनता है। और आप खरीदें, किस्तों में खरीदें, छोटे छोटे किस्तों में खरीदें, और जब कभी भी थोड़ा सा ऊंचा जा रहा है तो उसका एक हिस्सा बेचने में हिचके नहीं। ये जो लालच है ना, इसकी सीमा जरूर तय कर लीजिए। जिसको हम कहते हैं ना स्टॉप लॉस, अगर आप लगाते तो स्टॉप गेन भी लगाइए, आप फायदे में रहेंगे। Absolutely. And we have our next caller from Greater Noida. We have SPS Jain joining in, sir. स्वागत है। Hello. अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार जी। कैन यू हियर मी? Yes, sir, we can. Please ask your question. हाँ, ये मेरा भी सवाल टैरिफ के बारे में ही है। इंडिया के ऊपर 26% लगा है, चाइना से बहुत कम है, तो हमें इससे तो हमें खुश होना चाहिए। चाइना आज जो माल भेज रहा है उससे टैरिफ के लगने के बाद उसका माल हमसे कॉस्टली हो जाएगा, और ये हमारे लिए तो हमारी इंडस्ट्री के लिए इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द मार्केट, यूएस मार्केट फॉर न्यू एरियाज, जो अभी तक हम चाइना से compete नहीं कर पा रहे थे। अभी हम हमारा सामान रिलेटिवली उससे सस्ता होगा। दूसरा चीज ये है कि इससे जो अमेरिका में नॉन एसेंशियल आइटम होंगे उनकी कीमत बढ़ेगी, उसको कोई खरीदेगा नहीं, तो वहां पर फिर अगेन जैसे कोविड में मंदी आई थी, वहां उसका मंदी के क्या आसार हैं? जैन साहब, चूंकि आपने जो सवाल पूछा उसमें जवाब भी आपका था, तो मैं इतना ही आपसे कह सकता हूं कि आप सामान चीन और भारत के तरफ से देखेंगे, चीन के साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो है जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि आप बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो आपका सामान सस्ता होता है। दूसरा, चीन दुनिया के इकलौते देश हम कहेंगे कि जो कभी भी अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर लेता है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो अपने मुद्रा का अवमूल्यन करता होगा। तो यानी कि जब कभी भी उसको खतरा लगता है ना, वो अपने सामान को सस्ता करने का उपाय इंतजाम कर लेता है। तो हम भले ही कम सीमा शुल्क की बात करें चीन के मुकाबले में, लेकिन चीन के साथ ये जो 2 प्लस पॉइंट है वो उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। दूसरा, आप सामान बेचेंगे, कोई खरीदने वाला तो होना चाहिए ना। हमने चाहे सस्ते में दिया हो, लेकिन खरीदने वाला तो हो। जो सामान 10% पे था अब वो 36% पे उस पे बिक रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे खरीदने वाले कम होंगे, उसका नुकसान तो हमें भी होगा। तो हमारे लिए मौका बनेगा, लेकिन मौका बनने के पीछे बहुत सारे इफ और बट जुड़े हुए हैं। यदि ऐसा होगा तब। तो अभी के समय में इसको लेकर के आशंका ही जता सकते हैं हम, बहुत ज्यादा इसको लेकर के जिसे कहा जाए संभावना शब्द पे हम जोर नहीं देंगे। केशव अगले कॉलर हैं दिल्ली से, सवाल पूछ लें केशव जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हम गोल्ड रख के लोन लेते हैं, उसी तरह मेरा सवाल ये है कि मेरे 30
30 लाख रुपए 30 से 35 लाख के बीच। जी जी। तो मैं बैंक से लोन लेना चाहता हूँ, तो ये लोन मेरे लिए लेना बेनिफिट रहेगा या मेरी सोच के हिसाब से? क्योंकि मेरा पैसा तो एक बार वहाँ जमा ही है, पर मुझे चुकता करना पड़ेगा, क्योंकि वो चुकता करने में ये तो लगेगा कि मुझे देना है। तो जब केशव जी आपके पास पैसे हैं तो फिर आप कर्ज क्यों लोगे? जब आपके पास पैसे हैं और इस समय में चूंकि जो अभी कर्ज की दरें हैं वो थोड़ी अभी ऊंची है, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद आपको लोन नहीं लेना चाहिए अगर जरूरत ना पड़े तो। और रहा सवाल कि सोने के आधार पे आप लोन लेना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप ज्वेलरी ले करके जाएंगे तो वो ज्वेलरी जो है वो गला दी जाएगी, वो आपको ज्वेलरी वापस नहीं मिलने वाली है। नहीं, क्या बैंकों में भी जाएंगे तो गला दी जाएगी? बैंकों में भी जाए, क्योंकि वो वैल्यूएशन कैसे करेंगे? वैल्यूएशन करने का भी तो तरीका होता है ना। तो ऐसा तो है, अब मान लीजिए आपने डिफॉल्ट कर दिया तो वो ज्वेलरी थोड़े बेचने जाएंगे, क्योंकि ज्वेलरी बेचेंगे तो उसमें नुकसान है। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, सोने पे लोन लेने के समय में ध्यान रखिए। अगर आपके पास बिस्किट है और बहुत ही जरूरत है तो आप लोन ले, आपके लिए स्थिति बेहतर होगी। ज्वेलरी के आधार पर लोन ना लें, क्योंकि उसका वैल्यूएशन कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने 30 से 35 लाख जैसे केशव जी या रमेश जी इन्होंने जमा कर रखे हैं, तो उससे ओवरड्राफ्ट करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। तो वही उनकी बात मैं समझ नहीं रहा हूं कि 30 लाख रुपए जब उनके पास खाते में है तो कर्ज लेने की जरूरत क्या पड़ गई है? जी जी। और कर्ज अगर लेना भी है तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लें। लेकिन सवाल ये होता है कि जो पैसा है उसको कम कीमत पे आपके पास उपलब्ध है, आप ऊंची कीमत पे लेना चाहते हैं, उसका मतलब शायद थोड़ा सा उनको अपने फैसले पर सोच विचार करना चाहिए। Absolutely. And we have our next caller from Kolkata. We have Atanu Saha. Welcome to the program. Please ask your question. Good evening, sir. Good evening. It's a beautiful evening we are observing, sir. Sir, my question is, sir, the immediate or sudden recession, a matter of immediate and sudden recession, which is, sir, what our the impact on our Indian market and our Indian company, which is enlisted NASDAQ on behalf of American depository receipt, what their future? Yes, yes. And the future of our Indian market. शाह जी, we got your question कि जो हमारी कंपनियां लिस्टेड हैं शिशिर नैस्डैक में, इन्फोसिस मेन है उसमें जो कि लिस्टेड है वहां पे, तो उनका क्या होना है? देखिए, अमेरिकी बाजार अगर आप पिछले 2 दिन में देखें जिस तरह की गिरावट आई है, तो एडीआर पे भी तो असर कई लोगों ने इंडेक्स में भी लगाया है, नैस्डैक इंडेक्स की तो भी बात मैं नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ स्क्रिप्ट बेस की बात करूं। और एक और चीज ध्यान में रखिए कि इस समय में आपने देखा होगा कि कई दुनिया की जो एनालिस्ट हैं उन्होंने आईटी सेक्टर से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में जो मांग कम होगी उससे हमारा जो सप्लाई होता था, हम लोग जो एक्सपोर्ट करते थे आईटी सर्विसेज का, उसके ऊपर असर पड़ने की आशंका है। तो ऐसे में हमारी जो कंपनी जो कि नैस्डैक में, और नैस्डैक सभी को पता है कि नैस्डैक में टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज होती हैं, और उसके अलावा जो दूसरा जो स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे कुछ और कंपनियों के शेयर जो है वो लिस्टेड हैं। तो ये एक बेसिक चीज ध्यान में रखना है। एंड द अदर थिंग अबाउट द रिसेशन, सी एनी रिसेशन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट यूएस और यूके, that will certainly have an impact on the Indian market, Indian companies also, because if there is no demand from the what we call as the export demand, then our companies will not be able to produce according to their capacity, and that will have their impact. So I believe any news which is starting with letter R is not good for Indian market, Indian companies, and India per se. And we have our next caller from Mumbai. We have Prashant calling in. Prashant, welcome to the show. Please ask your question. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, मेरे 2 सवाल है जी, प्लीज पूछिए। सर, सारी देशों के लिए रशिया का ही तो अमेरिका ने कुछ टैरिफ लगाया और खुद नहीं तो क्यों? और दूसरा सवाल है सर, इंडिया रशिया के टैरिफ के बारे में सोच रहा है या नहीं? आपकी आवाज शिशिर आप सुन पा रहे हैं क्लियरली? एक जो अगर मैं इनका प्रश्न समझ पा रहा हूं कि रूस के ऊपर इन्होंने कोई लगाया कि नहीं, तो जो 60 देशों की सूची उसमें रूस का नाम नहीं है। इसका मतलब है कि जो बेस टैरिफ है 10% वो रूस के लिए लागू होगा, यानी कि रूस से जो सामान अमेरिका जा रहा है, और यदि मान लीजिए कि उसके ऊपर 20% है तो वो अब 30% हो जाएगा। बेस टैरिफ वाली सिचुएशन रूस के लिए शामिल होगा। दूसरा प्रश्न इनका स्पष्ट नहीं था तो मैं उस पर जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं शंकर हैं भोपाल से अगले कॉलर। शंकर जी जल्दी से सवाल पूछ लें।
नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा सवाल भाई ये 2 सवाल थे। पहला सवाल था कि पेंगुइन कंट्री की जो बात हो रही थी वो तो इसलिए उनको लिस्ट में डाला है कि वो कोई उससे रूट ना करे, इसलिए शायद से कई कंट्री होते हैं घुमा फिरा के, जैसे आर्मीनिया ने रशिया का सोना बहुत बेचा, 100 गुना बढ़ गया था आर्मीनिया का एक्सपोर्ट, इसलिए शायद से पेंगुइन कंट्री डाला गया है उसमें। मेरा सवाल है स्मॉल एंड मिड कैप पे तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट सो मच लिंक टू यूएसए, और आई डोंट थिंक अमेरिका कैन सेट अप IT सर्विसेज कंपनी इन अ मैटर ऑफ ईयर और 2 और इवन 3। तो हमको डरना नहीं चाहिए सर। डरने की बात तो है, क्योंकि आप असर देख रहे हैं, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि 1 साल 2 साल में IT कंपनीज नहीं कर सकती, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि दुनिया की जो बड़ी IT कंपनीज है उनका हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है। तो हम सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उन सर्विसेज के को यूज करने वाली जो कंपनीज हैं, वो जो देश हैं, जब वो अपने बजट को कम कर देंगे तो असर तो हमारे ऊपर पड़ेगा ही। आप ये ना सोचिए कि वो रातों रात कोई कंपनी बना लेंगे, और बना भी सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि उनके पास वो टेक्निकल कैपेबिलिटी अवेलेबल है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने दूसरा सवाल पूछा अंटार्कटिका, मुझे नहीं लगता कि कोई देश नॉर्थ अटलांटिक जाकर के अपने सामान को अमेरिका भेजेगा। तो ये थोड़ा सा शंकर जी मुझे लगता है अतिशयोक्ति है आपकी, क्योंकि वहां तक ले जाने और मुझे लगता है थोड़ा सा आपको शायद ये सोचना चाहिए कि आपने जो कहा है उसको कैसे उसको सही माना जाए। खैर ठीक है, आपकी सोच है, मैं उसका सम्मान करता हूं। हो सकता है शायद कोई देश ऐसा सोच भी रहा हो, मैंने कह सकता उसके बारे में। और तीसरी बात जो आपने पूछा मिड कैप और स्मॉल कैप में, देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में जब कभी भी मार्केट डाउन होता है तो लार्ज कैप में अगर गिरावट 1% है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में 4%, 5% ज्यादा होता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, और वैसे भी मिड कैप और स्मॉल कैप रिस्की ज्यादा माने जाते हैं। तो जब मार्केट का मूड ही, सेंटिमेंट ही बिगड़ा हुआ हो तो छोटे क्या मझोले क्या सबके सब निपट जाते हैं। रवि नारायण भिलाई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट मंत्रा में। सवाल पूछ ले प्लीज। धन्यवाद। नमस्कार मार्केट मंत्रा। मेरा सवाल ये है कि डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन जो हमारे जीडीपी में कितना परसेंटेज है, और अभी जो सिनेरियो है उसमें डोमेस्टिक मार्केट हमको सपोर्ट करते हुए हमारा जो भी एडवर्स है यूएस के जो टैरिफ के कारण से उसको बैलेंस कर पाएगा क्या, कि हम कंफर्टेबल पोजीशन में, इसके तरफ मैं आपका कमेंट्री चाहता हूँ। थैंक यू। रवि जी, मैं एग्जैक्ट प्रतिशत तो अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, वो थोड़ा सा उसके लिए मुझे समय चाहिए होगा, लेकिन इतना आपसे मैं जरूर कह सकता हूं कि घरेलू बाजार में हम जितना उपलब्ध करा सकते हैं उससे कंपनियों का पूरा फायदा नहीं होने वाला है। कंपनी का या भारतीय कंपनियों की बात अगर करें, निर्यात वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद होती है, अच्छे बाजार में जाते हैं, उनकी क्षमता जितनी उन्होंने विकसित कर रखी है वो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका में अगर टैरिफ बढ़ रहा है, सीमा शुल्क बढ़ रहा है, और कोई दूसरा देश रिटेलिएटरी टैरिफ लगा रहा है, तो इससे पूरी वैश्विक व्यवस्था जो है, आपूर्ति व्यवस्था, वो प्रभावित होगी, और हम उससे अछूते नहीं रह सकते, भले ही हमारा बाजार बहुत बड़ा हो। लेकिन ध्यान रखिए कि हमारे बाजार में एक बड़ा जो उपभोक्ता वर्ग है वो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सामान खरीदने पे ज्यादा जोर देता है, जबकि बाकी जो वैल्यू एडेड होते हैं, जिससे कंपनियों की कमाई अच्छी होती है, वो निर्यात के जरिए संभव है। And our next caller is from Delhi. We have Birbal calling in. So please ask your question. नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो जी नमस्कार, आपकी नमस्कार सर। सवाल सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि जो जितनी मार्केट गिरी है, रुपए में 20-30 पैसे रुपए बाकी रह गया है, तो क्या ये वापसी आने की उम्मीद है जी? और एक दूसरा, जैसा भी एक्सपर्ट ने कहा था कि भाई अपने प्रॉफिट को लिमिट में रखो, लेते रहो एक तरफ, दूसरी तरफ कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, तो उस चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं जी लोग। तो जी बताओ जरा। बिरबल जी, देखिए हमने आपसे क्या कहा, मुनाफा कमाने के मामले में हम लोग लॉन्ग टर्म जो सोचते हैं ना, हम सोचते हैं 10 मिल गया तो हम सोचते हैं 15 आएगा तब मुनाफा कमाएंगे। मेरी इस सोच के ऊपर आपको सलाह है कि किस्तों में आप मुनाफा कमाते रहें, हमेशा ये ना सोचे कि मोटा मुनाफा आएगा तभी कमाएंगे। मेरा मामला है कि ईएमआई भरते हैं तो ईएमआई के जरिए मुनाफा भी कमाइए। अब पहला जो आपका प्रश्न था कि बाजार सुधर पाएगा या जितना गिरा उठ पाएगा, बहुत मुश्किल है ये कहना, और ज्योतिषी विधा अगर आती तो शायद हम कुछ ग्रह नक्षत्र की बात करते। माफ कीजिएगा, थोड़ा मजाक कर ले रहा हूं, लेकिन हकीकत ये कि इस समय कहना बहुत मुश्किल है। जिस तरह की अनिश्चितता वैश्विक बाजार में है, उसमें
किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना, किसी भी तरीके का एक आकलन करना बहुत मुश्किल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 1 साल या 1.5 साल के भीतर थोड़ी सी स्थिति संभलेगी। बिल्कुल। और लेकिन अगर आपका थोड़ा सा कहते हैं कि मार्केट या ग्लोबल मार्केट जो है साइक्लिकल होता है, एक साइकिल होता है, आपके पास अगर 5-6 साल तक का टाइम पीरियड है कि आप सस्टेन कर सकें गिरावट को भी, तो मुझे लगता है कि बीच बीच में जब डिप हो इस तरीके के, जैसे 2 दिन में 10% यूएस मार्केट्स गिर गए, एक हफ्ते में 2.5-3% इंडियन मार्केट गिर गए, तो उस डिप्स पे आप थोड़े थोड़े करके अगर मेरा हमेशा से यही कहना है कि आप ईएमआई का फॉर्मूला खरीदने में और बेचने में अपनाएं, आप हमेशा फायदे में रहेंगे। बिल्कुल। और लगातार अमेरिकी शेयर बाजारों की बात हो रही है, तो अमेरिकी शेयर बाजारों का क्या हाल है वैभव? Absolutely. After that remarkable opening which you did, Harsh, I'll take the US market story. US markets nosedive for a second straight day yesterday, confirming the Nasdaq Composite was in a bear market as an escalating global trade spurred the biggest losses since the pandemic. The Nasdaq plunged 963 points, or 5.8%, 15,588. The Dow Jones Industrial Average fell 2,231 points, or 5.5%, to 38,315. The Dow Jones Industrial Average, S&P 500, and the Nasdaq Composite posted their largest two-day declines since the coronavirus caused global panic. बिल्कुल। और चूंकि मार्केट गिर रहा है, और हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे कि मार्केट जैसे ही गिरेगा और टैरिफ जैसे ही बढ़ रहे हैं, तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होने का सीधा असर जो है वो मंदी यानी रिसेशन पे पड़ता है। और रिसेशन को लेकर जेपी मॉर्गन ने जो अपनी आशंकाओं का प्रतिशत है उसे बढ़ा दिया है। वैभव बताएं डिटेल में क्या हुआ है? Absolutely. Global brokerages and economists have warned an impending US recession after factoring in the impact of reciprocal tariffs announced by the Donald Trump administration. JP Morgan Chase and Company expect real GDP to contract under the weight of the tariffs, and for the full year they look for real GDP growth of minus 0.3%, down from 1.3% previously. बिल्कुल। गौतम से सवाल पूछ लेते हैं, समय कम है। गौतम, मुंबई से आप जुड़े हुए हैं, अपने सवाल को पूछ लें। Yeah. Good evening, sir. Good evening. I'll ask you one very small question. Because of due to this trade war, the consumption is certainly gone down across the globe, and the price of the petrol has gone down drastically. So why not the Indian government can reduce the price of the petrol and diesel to boost the economy? That's a very valid submission, Gautam, and I hope that when Minister is listening to our conversation, he may take a move in that regard. बिल्कुल, ये आपका बहुत ही बेहतरीन और नपातुला और संतुलित जवाब है। ऑयल पे क्या कहते हैं? Absolutely. The global crude oil prices plunged 7% yesterday to settle at their lowest in over 3 years as China ramped up tariffs on US goods, escalating a trade war that has led investors to price in higher probability of recession. China, the world's top oil importer, announced it will impose additional tariffs of 34% on all US goods from April the 10th. Nations around the world have readied retaliation after Trump raised tariff to the highest in more than a century. वैभव, आज के लिए बस इतना ही। तमाम श्रोताओं, आप हमसे जुड़े, हमसे सवाल पूछा आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खास तौर पर शिशिर सिन्हा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Snapping 2 weeks of gains, domestic benchmark indices plunged 2.6% this week. US markets nosedive for the second straight day, declining over 10% in 2 days, and experts warn of impending US recession. JP Morgan hikes forecast for global recession to 60%. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.